हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद यादव। आज की क्लास ऊषा क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जो हर परीक्षा में आता है, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे कोई हो, उसमें हर एक में आता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है समास। जिसका नाम है समास। समास क्या होते हैं? अक्सर करके छात्र छात्राएं कंफ्यूज हो जाते हैं कि समास पहचानने में क्या पहचान किस समास की है। अब हम यही देखना चाहते हैं, आज सब भ्रम आपका दूर कर देंगे। कोई भी समास हो आप तुरंत पहचान जाओगे किस तरह से कौन सा समास हमारा है। और समास की परिभाषा क्या है, समास होते कितने प्रकार के हैं, तो वही चीज हम लेके चल रहे हैं। समास जो है की परिभाषा होती है, समास की परिभाषा, समास की परिभाषा, समास की परिभाषा। परिभाषा होती है दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम समास कहते हैं। क्या परिभाषा है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के मेल को, पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। संक्षेप होता है। और समास कई प्रकार के होते हैं। समास कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं। नंबर एक, द्वंद्व समास। कौन सा समास आता है? द्वंद्व। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत इंपॉर्टेंट समास है। समास में दो ही पद मिले, केवल एक पद, एक समास ऐसा होता है जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है। एक पद ऐसा होता है जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, वो उसका नाम है बहुब्रीहि समास। तो द्वंद्व समास की पहचान क्या है? आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा समास द्वंद्व समास है? कैसे पहचानोगे? देखो मैं बता रहा हूं, बहुत सारा सिंपल पहचान है। आज के बाद समास आपको पढ़ने ही नहीं है, आज ही सब समझ में आ जाएंगे पूरे समास। कोई परीक्षा प्रतियोगिता हो सब में कंप्लीट हो जाएगा। तो द्वंद्व समास इसमें आता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में डैश लगी होती है। दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में डैश, जिसको योजक चिन्ह बोलते हैं, डैश लगी होती है। और ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। और ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे रात दिन, डैश लगी, रात दिन, और दोनों पदों के बीच में और सब, ये पहले बता दिया है, और एक दूसरे विलोम होते हैं और दोनों पदों के बीच में और सब छिपा होता है। दोनों पदों के बीच में और शब्द छिपा होता है।
और शब्द छिपा होता है, छिपा होता है। यानी डैश की जगह पर, किसकी जगह पर, डैश की जगह पर और शब्द जोड़ देते हैं हम। जैसे कह देते हैं हम, सॉरी ये हम काट दे रहे हैं उदाहरण, जैसे आकाश पाताल, आकाश डैश पाताल, आकाश डैश पाताल। इसके बीच में क्या शब्द छिपा है, और। आकाश और पाताल, आकाश और पाताल, आकाश और पाताल। दो ही पद हमने बताए समास में। पहला पद तो आकाश हो गया और दूसरा पद क्या हो गया, पाताल। समास में दो ही पद होते हैं, केवल एक ही पद है, समास ऐसा है जिसमें तीन पद होते हैं, उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। तो आकाश और पाताल। जैसे कहते थे भाई डैश बहन, ये अपने बना लेना उसी हिसाब से, भाई बहन। गुरु शिष्य डैश गुरु शिष्य। देख रहे हो, पहला पद देखो, दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, इन दोनों पदों के बीच में क्या सब छिपा है, और। इसकी तरह क्या छिपा है, और। दोनों पदों के बीच में क्या सब छिपा है, और। ऐसे आप हजारों में पहचान कर सकते हैं कि किस तरह से समास, हम द्वंद्व समास की ये पहचान हमारी है। क्या बताया, हम जो ही बता दिया है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच में डैश लगी होती है और ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। दोनों पदों के बीच में और शब्द छिपा रहता है। जैसे उदाहरण हमने बताया, आकाश डैश पाताल, पहला पद आकाश, दूसरा पद पाताल, डैश लगी, इसका मतलब और शब्द छिपा हुआ है। तो आकाश और पाताल। भाई डैश बहन, भाई डैश बहन, भाई और बहन, गुरु और शिष्य। ये क्लियर हो गया। दूसरा समास आता जिसका नाम है द्विगु समास। क्या नाम है जिसका, द्विगु समास। बहुत अच्छा समास ये भी है। द्विगु समास का मतलब होता है, इसमें पहला पद गिनतीवाचक होता है, इसमें पहला पद गिनती लगी होती है, गिनती या संख्या, गिनतीवाचक होता है। पहला पद गिनतीवाचक होता है। जैसे सपोज दैट, जैसे हम लिख देते हैं पंचवटी, पंचवटी, तो देखो दो पद है कि नहीं, पंचवटी, एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसकी क्या अर्थ निकलेगा, पंच मीन्स पांच, बट मीन्स वृक्ष, पांच वृक्षों का समूह, पांच वृक्षों का समूह, पंचवटी। गिनती लगी है, पंच मीन्स पांच, बट मीन्स वृक्ष, पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। त्रिभुवन, त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह, त्रिमन तीन, भुवन मन लोक। चौराहा, चौराहा, चार रास्ताओं का समूह, गिनती लगी है, चौमन चार, चौमाने चार। उसके बाद फिर और भी आता है, जैसे इसमें और भी चीजें आती हैं, जैसे हम और भी बोल देते हैं, जैसे गिनती भी आती है, एक से लेकर गए यानी 0 से 9 तक, 0 से 9 तक में कोई गिनती में समास नहीं होता है। जब डबल संख्या वाली संख्या आती है तब उसमें द्विगु समास होता है। 0 से 9 तक कोई नहीं है समास, कोई समास नहीं है, कोई समास नहीं है, क्योंकि ये सिंगल अक्षर है। 0 से 9, जैसे एक है सिंगल अक्षर है, 2 है, 3 है सिंगल। जब डबल अक्षर हो जाए तब समझ लो उसमें क्या हो गया, द्विगु समास। जैसे इसमें बता दें, जैसे 11 से 100 और ऊपर बढ़ जाए 1000, जो भी संख्याएं आती हैं तो उसमें क्या हो जाए, द्विगु समास। जैसे 25 है, क्या है 25। अब बताओ 25 में कौन सा समास है, 25 में कौन सा समास है, तो 25 में जो है द्विगु समास होगा। कैसे निकालेंगे आप, 20 और 5, 20 और 5, 20 और 5, गिनती हो गई। तो इसमें भी कौन सा समास हो गया, द्विगु समास। अब आगे और चलते हैं हम, आगे लेकर चलते हैं हम। जैसे द्विगु समास की के बाद जो है अब आगे समास आ रहा है जिसका नाम है द्विगु समास।
और अब आ रहा है हमारा तीसरा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? तो अव्ययी भाव का समास का मतलब होता है अमीन्स होता है नहीं, अमीन्स होता है नहीं, अमीन्स होता है नहीं, और व्यय मीन्स होते हैं खर्च। व्यय मीन्स खर्च। जो शब्द लगातार चले आ रहे और चलते रहेंगे, जो शब्द लगातार चले आ रहे और चलते रहेंगे, उनको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। जैसे इसमें कुछ जो उपसर्ग, जिनमें इन अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसमें उपसर्ग लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? उपसर्ग। इसमें उपसर्ग लगा होता है। उपसर्ग लगा, इसमें उपसर्ग लगा होता है। जैसे प्रत्यय, पहचान इसकी क्या बता दें हम, ये चीज अगर किसी शब्द में लगी मिल जाए तो तुरंत जान जाओ कि इसमें अव्ययी भाव समास है। जैसे प्रत्यय, क्या आ रहा है? प्रत्यय है। यथा, भर, नि, उप। अगर ये ऐसे शब्द आपको मिल जाए कहीं पर, शब्द में लगे हों, तो आप तुरंत पहचान जाइए इसमें जो है हमारा क्या है, यानी अव्ययी भाव समास है। जैसे इसमें बता दे रहे हैं हम, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन। क्या मिलेगा इसमें? प्रति। प्रतिपल, प्रतिपल, ये मिल गया। जैसे यथा संभव, यथा शीघ्र, यथा शीघ्र, इसमें क्या मिलेगा? यथा। इसमें क्या मिलेगा? प्रति। जैसे कहते हैं भर, भर भेंट, भर भेंट, भर मिल गया इसमें। जैसे कहते हैं निडर, निडर, इसमें क्या मिलेगा? नि। जैसे कहते उपहार, इसमें क्या मिलेगा? उप। तो ये हमारे सब होते हैं अव्ययी भाव समास। इस तरह से हम पहचान लेते हैं कि कोई अव्ययी भाव समास आता है तो हम उसकी पहचान हाल तुरंत कर लेते हैं। अब इसमें कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं, जैसे कोई चीज़ आ जाती है, सब जिन शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार होती है, इसकी पहचान अलग एक और भी है। जिन शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार होती है, जिन शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार होती है, जिन शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार होती है, वो भी अव्ययी भाव समास में ही आते हैं। और जैसे इसमें हम कह देते हैं कि जैसे रातों रात, धड़ाधड़, जैसे रातों रात, रातों रात बोल देते हैं, रातों रात, धड़ाधड़, धड़ाधड़, मन ही मन, मन ही मन। तो इस तरह से ये पहचान इनकी हो जाती है, उसको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। क्या पहचान हो गई? कि इनमें अमीन्स नहीं, अब आ का मतलब क्या? अमीन्स नहीं, और बेअमीन्स होते खर्च, यानी इसमें उपसर्ग लगा होता है, और जो शब्द हमेशा लगातार चले आ रहे हो, चलते रहेंगे जब तक सृष्टि रहेगी, उनको कहते हैं अव्ययी भाव समास। और चौथा समास आता है, जिसका नाम है, चौथे समास का जिसका नाम है कर्मधारय समास। क्या नाम है? कर्मधारय समास। चौथा समास है कर्मधारय समास। समास, तो कर्मधारय समास क्या होता है? देखो, कर्मधारय समास, इसमें जो है कर्मधारय समास में क्या होता है कि कर्मधारय समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दूसरा पद विशेषता बताता है। इसमें दोनों पद, इसमें दोनों पद, कर्मधारय समास अच्छा समास है, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा में आता है कर्मधारय समास, बहुत अच्छा आता है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और दूसरा पद विशेषता बताता है, और दूसरा पद विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता, विशेषता
बताता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दूसरा पद जो है विशेषता बताता है। जैसे हम कह देते हैं उदाहरण के तौर पर नील कमल, क्या कह देते हैं हम? नील कमल। कमल की विशेषता क्या है? नीला है। पहला पद, दूसरा पद, समास में दो ही पद होते, पहले बता दिया हमने। तो कमल की विशेषता क्या है? कमल कैसा है? नीला। कमल कैसा है? नीला। और कह देते हैं नील गाय, नील गाय। तो गाय कैसी है? नीली है। विशेषता बता रही, गाय की विशेषता क्या है? नीली है। और कमल की विशेषता क्या है? नीला है। इस तरह से जो है जो चीज़ आती है तो हम उसी तरह बता देते हैं। तो जैसे महावीर, महात्मा, महावीर, महात्मा, महात्मा, काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च। अच्छा देखिए, यानी वीर हैं, वीर हैं जो महान, वीर हैं जो महान। दूसरा पद विशेषता बता रहा है। जैसे गाय की विशेषता क्या थी? नीली थी। ऐसे ही वीर की विशेषता क्या? महान है। महात्मा यानी आत्मा कैसी है? महान। दूसरा पद हमारा क्या बता रहा है? विशेषता, महान है जो आत्मा। काली मिर्च, मिर्च कैसी है? विशेषता बता रहा है काली। मिर्च कैसी है हमारी? काली। तो जो भी हमने पहले बता दिया है कर्मधारा, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दूसरा पद जो है विशेषता बताता है, उसको हम कहते हैं कर्मधारय समास। और भी इंपॉर्टेंट उदाहरण आपके लिए दिए हुए हैं। और जैसे सुपर टेट में भी आया है, जैसे अभी सुपर टेट में आया प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, गंगा जल, गंगा जल। और क्या? मृग नैनी, मृग नैनी, मृग नैनी। तो जिस तरह मंत्री हैं जो प्रधान, जल कैसा है? गंगा का। नैनी यानी नेत्र कैसे हैं? मृग कहते हैं हिरण के समान। इसलिए जो है ये हमारे कर्मधारा समास की इंपॉर्टेंट बात है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे, और दूसरा पद होता है जो विशेषता बताता है। जैसे हमने बता दिया नील कमल, जैसे कमल विशेषता क्या है? नीला है। और गाय कैसी है? नीली है। महावीर, महान है जो वीर। दूसरा पद विशेषता बता रहा है। आत्मा कैसी है? महान है। मिर्च कैसी है? काली है। प्रधानमंत्री, प्रधान है, कौन है? मंत्री। उसको हम बोलते हैं कर्मधारय समास। उसके बाद इंपॉर्टेंट समास और आता है, और अगला समास आता है जिसका नाम होगा, यानी कर्मधारय समास, अब बहुब्रीहि समास। क्या होगा? बहुब्रीहि समास। बंद कर दो। अब 5वां नंबर हमारा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास सबसे ज्यादा परीक्षा में यही इंपॉर्टेंट आता है। अधिकतर 99% इस समास में से 100% आता है। कोई परीक्षा सही, चाहे टेट सही, चाहे सुपर टेट सही, किसी भी फोर्स में सही, इस समास में से 100%, 99% आता है। और बहुब्रीहि समास बहुत सरल होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इसमें तीसरा पद प्रधान होता है और 99% देवी देवताओं के इसमें नाम आते हैं। तो बहुब्रीहि समास जैसे हमने बताया तीसरा पद प्रधान होता है और 99% जो है देवी देवताओं के इसमें नाम आते हैं। इसमें पहचान देखिए, इसमें क्या इसकी पहचान है? इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान होता है। और ज़्यादा लॉन्ग में नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत शॉर्ट है ये बहुब्रीहि समास, बहुत अच्छा भी और जल्दी भी समझ में आ जाएगा। प्रधान होता है, इसमें 99% यानी 90%, 90 रखो, 90% देवी देवताओं के नाम आते हैं। देवी देवताओं के नाम आते हैं। देवी देवताओं के नाम आते हैं। जैसे हम बोल देते हैं लंबोदर, 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 लंब धन उदर, लंब धन उदर। एक पद हो गया। लंब मान लंबा, उदर मान पेट, अर्थात लंबा है जिनका पेट उनको क्या कहते हैं? भगवान गणेश।
क्या कहते हैं उनको हम? गणेश जी। उनको क्या कहते हैं? गणेश जी। फिर हम कह देते हैं दशानन, दशानन, दस धन आनन, दस धन आनन। ये कौन सा पद निकला हमारा? तीसरा पद। कौन सा पद निकला? तीसरा। प्रथम पद लंब, दूसरा पद उदर, अर्थात जो तीसरा अर्थ निकला उसका नाम क्या है? गणेश। लंबा है जिनका पेट, अर्थात वो कौन है? गणेश। सेम उसी तरह से दूसरा भी है गजानन, गज धन वो दशानन, सॉरी दशानन, दस धन आनन, दस धन आनंद। दस कहते हैं, दस आनंद मीन्स मुख, अर्थात 10 हैं जिसके मुख, अर्थात उसको क्या कहेंगे हम? रावण। क्या कहेंगे उसको हम? रावण। उसके बाद फिर कहते हैं गजानन। क्या कह देते हैं? गजानन, गज धन आनंद, गज धन आनंद। यानी गज कहते हैं हाथी, आनंद मीन्स मुख, यानी अर्थात हाथी के समान जिनका मुख है उनको हम क्या कहते हैं? भगवान गणेश। क्या कहते हैं? भगवान गणेश। और हम लिख देते हैं चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। इसमें क्या है? चंद्रधन शेखर, चंद्रधन शेखर। पहला पद, दूसरा पद, अर्थात चंद्रमा है जिनके सिर पर उनको हम क्या कहते हैं? शंकर जी। क्या कहते हैं उनको हम? शंकर जी। चंद्रमा किनके सिर पर है? शंकर जी के। उसके बाद उनको चक्रपाण, चक्रपाण, चक्र जिनके हाथ में है, अर्थात आप स्वयं पहचान जाए, देवी देवता सब नाम आ रहे हैं। मृत्युंजय, मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाले, अर्थात आप खुद ही पहचान लेंगे। यानी हमने पहले ही बोल दिया था कि ये पद, ये समास जो इम्पोर्टेंट समास होता है और अधिकतर ज़्यादातर इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं, इसलिए इस समास को इम्पोर्टेंट समास माना गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसे भी होते हैं कि बहुब्री समास भी, समास ऐसा दे दिया जाता है कि उसमें समझा बहुब्री है कि यानी कर्मधारा समास है, तो कर्मधारा में क्यों विशेषता बताई जाती है और इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं, इसमें अर्थ लगा के निकाला जाता है। तो कर्मधारा में बहुब्री में कन्फ्यूजन क्योंकि हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर कर्मधारा भी दिया हुआ है, बहुब्री भी दिया हुआ है, अंतर पहचानो पहले क्या है। अगर कोई आपको परीक्षा में दे दिया क्वेश्चन, तो आपको उसमें बहुब्री समास भी दिखाई पड़ रहा है और मालूम पड़ता है विशेषता निकल रही है, विशेषता की बात आ जाएगी तो कर्मधारा हो गया। तो आप उसमें से क्या करेंगे? पहले ये गणित लगाइए, इसमें देवी देवताओं का अर्थ तो नहीं छिपा हुआ है, तो 100% होगा बहुब्री। अगर विशेषता बता रहा है तो कौन सा हो गया? कर्मधाराय समास। कौन सा हो गया? कर्मधारा समास। अब इंपॉर्टेंट और भी आता है जिसका नाम छठवां क्या है? छठवां है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या आता है? ये तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में अब देखिए इधर, अब इसको और भी आगे बढ़ा दें अमन। अब तत्पुरुष समास थोड़ा बड़ा है, तत्पुरुष समास थोड़ा बड़ा है, उसमें कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। और आप कारक चिन्ह का अर्थ अगर निकाल लोगे तो हम जो है उसको, अगला इंपॉर्टेंट और समास आ रहा है जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ये और इंपॉर्टेंट आ रहा है, इसमें भी से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या है? इसमें कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, कारक 7 होते हैं और कारक की परिभाषा भी होती है। इसमें क्या बताया जाता है? तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं और कारक 7 प्रकार के होते हैं। कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा है कारक 7 हैं, वैसे होते हैं, माने 7 जाते हैं। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकी के नानी ने, और अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे रे। तो उसमें से पहला और लास्ट वाला यूज नहीं करते हैं हम, जो बाद बाकी बीच में रह जाते हैं उनको हम समास में प्रयोग कारक चिन्ह करते हैं। और इसमें देखते हैं कि जब कारक चिन्ह, हम कारक की परिभाषा होती है कि कारक की परिभाषा युद्ध क्रिया को करने में जो भूमिका निभाता है। कारक चिन्ह का मतलब क्या है?
क्रिया में जो भूमिका निभाता है उसको हम कारक चिन्ह कहते हैं। क्रिया को करने में कारक चिन्ह की परिभाषा है, इसमें कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्या किए जाते हैं? कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं और कारक 7 होते हैं। कारक 7 होते हैं। कारक क्या होते हैं? 7। तो 7 कारक प्रयोग चिन्ह किए जाएंगे। तो क्रिया को करने में जो भूमिका निभाता है, कारक की परिभाषा क्या है? कारक की परिभाषा कारक की परिभाषा होती है कि जो कारक की परिभाषा होती है क्रिया को करने में, क्रिया को करने में, क्रिया को करने में जो भूमिका निभाता है, भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। जैसे इसमें बता रहे हैं हम कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम। पहला वाला आ रहा है कर्ता ने। कारक चिन्ह देखिए पहले, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह पहला आ रहा है कर्ता। इसका अर्थ होता है कर्ता ने। दूसरा कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तीसरा करण से, करण से। चौथा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। ये अर्थ निकलते हैं इनके, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। अपादान से या अलग, से या अलग। कोई वस्तु अलग होती है, अलग का अर्थ आता है तो आप तुरंत पहचान जाओगे इसमें अपादान कारक है। और संबंध का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। ये अर्थ निकलते हैं इनके। तो संबंध, अधिकरण, अधिकरण में या पर, में और पर। और फिर आता है संबोधन। संबोधन आता है हे, अरे, रे। संबोधन हे, अरे, रे। इस तरह से कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से या अलग, संबंध का, की, के, नानी, ने। इस तरह से ये आ गया हमारा संबंध। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे, रे। इस तरह से जो हमारे आते हैं तो उसको हम कहते हैं यानी संबंध, संबंध। तो ये कारक हो गए। तो अब समास में जो है हम क्या करेंगे, पहला वाला और लास्ट वाला हम प्रयोग नहीं करते हैं। पहला वाला लास्ट वाला समास में प्रयोग नहीं करते हम दूसरे नंबर से लेकर के और 7 नंबर तक ही समास इसमें जुड़ जाते हैं। बस इतने ही हमारे समास तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। अगर मीनिंग शब्द लिखे हुए हैं, अर्थ कौन सा निकल रहा है, आप तुरंत पहचान जाओगे इसमें ये समास है। जैसे कर्ता ने, ये छोड़ो, कर्म, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। अगर ऐसा लिखा मिल जाए समास तो कैसे पहचानो, इसमें क्या अर्थ छिपा है? हमने पहले समास में 2 पद होते, पहले बता दिया है। यानी स्वर्ग को, वो स्वर्ग को प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। यानी को का अर्थ आ रहा है इसमें। किसका अर्थ आ रहा है? को का।
तो इस तरह से जो है ये समास हमारा क्लियर हो रहा है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, सुख और सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। माखन चोर, माखन चोर, जैसे और भी बातें हैं, माखन चोर, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। अब आता है कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे कहते जन्म तिथि, जन्म तिथि, जन्म तिथि, एक पद ये, दूसरा ये जन्म से, जम अर्थ का छिपो से, जम अर्थ का छिपो से, तो जन्म से तिथि। नेत्रहीन, नेत्रहीन, एक एक दो तो समझ में आ जाएगा, सभी आप निकाल लोगे तुरंत उसमें से। नेत्र से हीन, जम का छिपिए से, नेत्र से हीन। इस तरह से ये हो गया हमारा करण तत्पुरुष समास। तो पहला क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। अब अगला वाला आ रहा है संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास में होता है, जैसे हम लिख देते हैं के लिए अर्थ आएगा, जैसे स्वागत, क्या आएगा, स्वागत, स्वागत गान पूरा लिखते हैं। जैसे 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होता है, तो उसमें कह देते हैं कि बच्चे आए स्वागत गान के लिए। तो स्वागत गान, तो स्वागत गान का अर्थ क्या है, स्वागत के लिए गान, के लिए अर्थ क्या आ रहा है इसमें, के लिए। फिर आ रहा है देशभक्त, देशभक्त, देश के लिए भक्ति, देश का, देश के लिए भक्ति। स्वागत गान जैसे आया है, स्वागत के लिए माला बच्चे लाते 15-26 जनवरी स्वागत गान करने के लिए, लाते नहीं लाते 26-15 अगस्त पर। ऐसे इसमें होता है कि इसमें देखते हैं संप्रदान के लिए, जैसे देश भक्त, देश के लिए भक्ति। तो ये हमारा हो गया यानी संप्रदान तत्पुरुष समास। अब आता है हमारा अपादान। अपादान का मतलब होता है से या अलग, कोई वस्तु कहीं से अलग हो रही है, तो हमारा यही समास हो जाएगा जिसका नाम है अपादान तत्पुरुष समास। तो अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है, जैसे काम चोर, जैसे इसमें हम लिख देते हैं अपादान में, जैसे काम चोर, काम चोर, काम से जी चुराने वाला, काम से अलग हो रहा है नहीं हो रहा है, हमने क्या बताया अभी, अलग वाली बात है। तो काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, उसको क्या बोलते हैं, कामचोर। जो अलग होता है, काम करना नहीं चाहता है, काम से जी चुराता है, तो इसमें क्या अर्थ आ गया, से, क्या अर्थ निकलेगा इसमें से। अब हमारा आ रहा है संबंध तत्पुरुष समास। क्या आ रहा है हमारा अब, संबंध तत्पुरुष समास। ये भी अच्छा समास है, बहुत अच्छा समास है, इसमें भी आता है। तो संबंध तत्पुरुष समास हमारा जो दिया हुआ है, संबंध तत्पुरुष समास इंपॉर्टेंट समास है। जैसे हम कह देते हैं राजपुत्र, क्या है, राजपुत्र, इसमें काकी के, नानी ने, रारी के अर्थ आते हैं इसमें संबंध में, काकी के, नानी ने, रारी ने, इस तरह से। तो इसमें बोलते हैं राजपुत्र, इसमें अर्थ क्या छिपा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, इसमें दिया हुआ है राजा का पुत्र, इसमें क्या अर्थ छिपा है, का। कोई भी चिन्ह आ जाए इनमें से तुरंत अर्थ लगा के पता लग जाएगा कि इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। अब क्या है, अब लास्ट वाला हमारा आ रहा है जिसका नाम क्या है, अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है में पर, अधिकरण का मतलब क्या होता है, में पर। अगर में पर का अर्थ निकलते समझ लो ये कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो में पर में जो है ये बात हमारी आ जाती है अधिकरण तत्पुरुष समास में। जैसे वन, अधिकरण तत्व एक पहचान और आती है, जैसे इसमें कह देते वनवास, क्या कह देते, वनवास। पुरुषोत्तम, जैसे वनवास पहले देखो, वनवास, वन में वास, इसमें क्या छिपा है, में पर आना चाहिए। तो इसमें क्या है, वन में रहने वाला, उसको क्या बोलते हैं, वनवास। वनवास, वन में वास करने वाला, रहने वाला। उसके बाद आता पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, इसमें क्या आ रहा है, में, इसमें भी में छिपा हुआ है, इसी में छिपा हुआ है, यानी पुरुषों में उत्तम। इस तरह से हमारे ये समास, आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और एक इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है, विदेश में कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं तत्पुरुष समास में, कारक 7 होते हैं, कारक की परिभाषा बता दी, कारक ये में समझा दिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से या अलग, और संबंध काकी के नानी ने, अधिकरण में पर, संबोधन हेर रे। इसमें से
पहला वाला हमारा जो है, पहला वाला लास्ट वाला हम यूज नहीं करते हिंदी में समास में, केवल यहाँ से लेकर के 2 नंबर से यहाँ तक ही हम प्रयोग करेंगे। इस तरह से ये जैसे स्वर्ग प्राप्त लिखा है, इसमें को और छपा है, स्वर्ग को प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। करण का मतलब होता है से या अलग, यानी इसमें अलग वाली बात आ जाती है तो उसमें कहते हैं जैसे जन्म तिथ, जन्म से तिथ, जैसे नेत्री, नेत्र से हीन, से लगी है, से लगी है, ये अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार से संप्रदान का मतलब होता है के लिए, जैसे स्वागत गान, स्वागत गान, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त होता है तो छात्र माला लेकर के आती हैं स्वागत के लिए, तो स्वागत गान, स्वागत के लिए, देशभक्त, देश के लिए भक्ति। अपादान का मतलब होता है से अलग, कोई वस्तु कहीं अलग हो जाती है, विचलन हो जाता है, उसको कहते हैं अपादान कार्य। जैसे काम चोर, काम से जी चुराने वाला। जैसे संबंध का मतलब का, की, के, ना, ये अर्थ निकलेंगे। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। इंपॉर्टेंट ये भी है, अधिकरण और इंपॉर्टेंट इसमें है, जैसे कहते हैं वनवास, अर्थ क्या कर रहा है, में पर आना चाहिए 2 अर्थ, तो वनवास, वन में वास, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आज की हमारी ऊषा क्लासेस हमारी में विनोद यादव आज फिनिश कर रहे हैं। अगली क्लास जो है हमारी चलेगी तो उसमें होंगे अलंकार। यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी है ऊषा क्लासेस, तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और हमको कमेंट्स दें। अच्छे से अच्छे हमारा मनोबल भी होगा और आपके लिए हम अच्छे से अच्छा टॉपिक, अच्छी से अच्छी पढ़ाई लाएंगे, जिससे आपको कोई कठिनाई अगले समय पर ना आए।